नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सॉइल साइंस की। और सॉइल साइंस में क्योंकि आपके सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की बातें हो रही है और उसमें हमने जो है कहां तक कवर कर लिया था वो एक बार बता देता हूं, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी की कुछ बेसिक बातें की थी, कुछ टर्मिनोलॉजी की बातें की थी, उसके बाद में हमने न्यूट्रिएंट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फर्टिलिटी की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें की थी, उसके बाद में हमने न्यूट्रिएंट्स की बातें स्टार्ट कर दी। न्यूट्रिएंट्स के क्लासिफिकेशन हमने देखे, न्यूट्रिएंट से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी, एसेंशियलिटी का कांसेप्ट देखा, उसके साथ में ही हमने फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कि फंक्शन हो गए, रोल हो गए, इसके अलावा उनका जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं उनकी हमने बात की और सारी चर्चाएं हमने यहाँ तक कर ली थी। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एनपीके की हमने विशेष रूप से एक क्लास की थी जिसमें सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कि नाइट्रोजन की कमी कहाँ कहाँ होती है, नाइट्रोजन कैसे कैसे आवश्यक होता है। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इनसे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप एक बार ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि वहां तक सारा क्लियर हो चुका था, हमने न्यूट्रिएंट्स की कंप्लीट बातें कर ली थी। अब हम ये बात करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन का या अपटेक का, न्यूट्रिएंट अपटेक का मैकेनिज्म क्या है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में पोषण बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब है चाहे किसी भी जीव के लिए हो, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे हम हो, चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिशन का मतलब एक ही होता है, पोषण का मतलब एक ही होता है कि मान लो ये आपका कोई प्लांट है। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक कोई भी पौधा है। ठीक है, ये पौधा लग तो नहीं रहा है, ट्री जैसा लग रहा है, लेकिन आप तो मान लो कि ये क्या है, प्लांट है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो गया सर। एब्जॉर्प्शन के बाद में ये जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए न्यूट्रिएंट्स और आपके वाटर दोनों कहां जाएंगे, दोनों जाएंगे जाइलम में। कहां जाएंगे दोस्तों, जाइलम में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दो प्रकार के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जो जाइलम होता है वो मुख्य रूप से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऊपर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ऊपर मूवमेंट करवाता है। और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जितना भी फूड यहाँ पर बनता है पत्तियों में, ठीक है, उसको लेकर नीचे आता है, जड़ों में अदर जो पार्ट्स है उनमें लेकर आता है, वहां पर पहुंचाता है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग काम है। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम जाइलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम एक तो H2O को प्लस न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, इनको लेकर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम ये कहते हैं कि इनका क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। मूवमेंट बोल सकते हैं या ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट होता हुआ ऊपर चले गए और यहां पर एसिमिलेशन हो गया। एसिमिलेशन हो गया। एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, ये यहां जाकर स्टोर हो गए, काम में आ गए, इकट्ठे हो गए, जो भी आप समझना चाहो वो समझ लो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, पानी के साथ यहां से कैल्शियम अपटेक हुआ, कैल्शियम क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, कैल्शियम मूवमेंट करता हुआ ऊपर तक पहुंच गया और यहां जाकर ये इसने क्या बना लिया, कैल्शियम पेक्टेट बना लिया। क्या बनाया दोस्तों, कैल्शियम पेक्टेट बना लिया। अब ये कैल्शियम पेक्टेट कहाँ होता है, सेल वॉल में। ठीक है, किसमें होता है, सेल वॉल में। जब मैंने कैल्शियम के जो आपके ये होते हैं फंक्शन होते हैं ये पढ़ाया था, तब भी बताया था कि कैल्शियम पेक्टेट ऊपर जाके क्या करता है कि सेल वॉल बनाता है और वो कैल्शियम पेक्टेट के रूप में वहां स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ आकर ये स्टोर हो गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम किसके रूप में जानते हैं, न्यूट्रिशन के रूप में जानते हैं। आई बात समझ में, किसके रूप में जान रहे हैं दोस्तों, न्यूट्रिशन के रूप में जान रहे हैं। यहां पर ये जो पहली प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि मूवमेंट को तो आपको पता हो तो इसको हम फिजियोलॉजी का पार्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, फिजियोलॉजी का। कैसे मानते हैं, हम ये कहते हैं कि यहां से क्या होता है, यहां से आपके ट्रांसपायरेशन होता है।
होता है, सबको पता है, किसी को कोई दिक्कत इसमें। यहाँ से क्या होता है, पत्तियों से पानी बाहर निकलता है जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है कि पानी किसके रूप में, वाष्प के रूप में, या हम बोल सकते हैं कि एक तरह से जो है गैसियस फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है पानी। ठीक है, उड़ गया। अब इस पानी की जगह फिल करने के लिए कोई दूसरा पानी यहाँ पर आएगा। ठीक है, दूसरे अणु पानी के आएंगे, तो ये पानी का जो मूवमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है, इस फोर्स के साथ में। जैसे जैसे पानी ऊपर निकलता रहता है वैसे वैसे नीचे वाला पानी ऊपर जाता रहता है और जड़ों से ज्यादा पानी अपटेक किया जाता है। और ये जो अपटेक किया जाता है, इसमें क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट भी साथ में क्या हो जाते हैं, अपटेक हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट है वो भी साथ में चला जाता है। ठीक है, ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई। लेकिन यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये इस एब्जॉर्प्शन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं हैं जिनको समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं हैं एब्जॉर्प्शन की, जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो उनको हम एक बार देख लेते हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे की प्रक्रियाएं चालू करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन मैंने कहा ना, दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे होता है। एक होता है एक्टिव, क्या होता है दोस्तों, एक्टिव, और एक होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव दो प्रकार का होता है। सर एक्टिव और पैसिव किस हिसाब से है, तो ये ऊर्जा के आधार पर है दोस्तों। ऊर्जा के आधार पर कैसे, जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिन प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एब्जॉर्प्शन को हम एक्टिव मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर एनर्जी नहीं लगेगी तो फिर काम कैसे होगा, काम होगा जो है आपके ओस्मोसिस से, मास फ्लो से। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाऊं, जैसे ये ढलान है। ठीक है, अब इस ढलान में मैंने यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी की और उस गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगा दिया। ठीक है, आगे फिर एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये गाड़ी लुढ़कती हुई कहां तक पहुंच गई, नीचे तक पहुंच गई। ठीक है, क्या किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। सर कैसे हुआ, कि ये तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसा ही जब हम, मान लो ये पानी है, अब इस पानी में यहां पर मैंने नमक डाला। ठीक है, एक जगह नमक डाला था, लेकिन नमक क्या हो गया, चारों ओर घूमता हुआ चारों ओर पहुंच गया। कैसे पहुंचा, कि सर ये तो जो है उसकी वजह से पहुंचा, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ऐसा हुआ। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जाते हैं। वही तो यहाँ हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन के आधार पर मूवमेंट होगा। किसके आधार पर होगा दोस्तों, कंसंट्रेशन के। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, गमन करते हैं, जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब होते हैं उसी प्रकार से। आई बात समझ में। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि यहां पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर विपरीत कंडीशन में, ठीक है, अलग हो रहा है यहाँ पर काम। तो उस चीज को समझने के लिए ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर न्यूट्रिएंट जा रहे हैं। और जब जो आपका ये है जिसको हम कह रहे हैं ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके एडवर्स काम होता है, तो वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एटीपी यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा चल रहा है काम। वहां पर हाई से लो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऑटोमेटिक हो रहा था काम। यहाँ पर लो से हाई की तरफ, तो यहाँ तो पहले ही कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब
फोर्सफुली लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुली। और फोर्स का मतलब ही क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, हम जो फोर्स लगाते हैं इसका मतलब क्या है? आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई चीज उस पे डाल रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। फोर्स का मतलब होता है आपने ताकत लगाई, और ताकत क्या है? एक तरह की एनर्जी तो है। ठीक है, क्या है? एनर्जी है, वो एक शारीरिक एनर्जी है, होती तो एनर्जी है। तो एनर्जी की अलग अलग फॉर्म होती है, और वो ही एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर होती है जिसको हम एटीपी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसमें दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पैसिव है, एक्टिव है। तो पैसिव में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे कैरियर कंसेप्ट, कैरियर कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको, या इसको हम कैरियर प्रोटीन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है। यहां पर दूसरा है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम थ्योरी या साइटोक्रोम पंप थ्योरी भी इसको कहते हैं, एक ही बात है। साइटोक्रोम पंप थ्योरी भी इसको कहते हैं। ये दो चीजें हम डिस्कस किस में करने वाले हैं दोस्तों? आपके एक्टिव में। ठीक है, और जो इसमें हम जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपके मास फ्लो हो, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम करेगा। मास फ्लो हो, इसके अलावा डिफ्यूजन हो, इसके अलावा कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी हो, इसके अलावा और अलग अलग प्रकार की थ्योरीज है, रूट इंटरसेप्शन हो, इन सब की हम बातें करेंगे। लेकिन वो पैसिव में होगी। एक्टिव में हम दो बातें करेंगे, एक तो कैरियर कंसेप्ट के बारे में और एक साइटोक्रोम थ्योरी के बारे में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है? जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो वो एक बार कमेंट कर सकता है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। एक बार जो है क्लियर कर दो, जिसको समझ में आ गया यहाँ तक वो ओके लिख दो, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो है आप बता दो। बाकी आप आगे हम बात करते हैं किसकी? कैरियर प्रोटीन की। अच्छा जी, चलो ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखो, जो कैरियर कंसेप्ट है ना, उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं और एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैरियर कंसेप्ट है क्या। देखो, दो तीन चीजें होती है, आपको पता हो तो पहले तो हम जड़ की एक संरचना बनाते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि जड़ के आगे एक मूल गोप नाम की चीज होती है जो कि हार्ड होती है, और ये जड़ को आगे मूवमेंट करवाने के लिए एक तरह से तोप का काम करती है। ठीक है, नुकीली चीज का काम करती है। दूसरा भाग होता है, इसको हम फास्ट ग्रोथ वाला भाग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल डिवीजन ज्यादा होता है। और तीसरा भाग होता है जो मेच्योर पार्ट है जड़ का, और इसमें क्या होते हैं? इसमें आपके रोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ से हो रहा है, तो हम तो यहाँ की ही बातें करेंगे। तो एक जो आपका रोम है उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा उखाड़ कर देखा, तो हमने देखा कि इसमें कई प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। ठीक है, क्या होती है? कोशिकाएं होती है। और जब इन कोशिकाओं में एब्जॉर्प्शन होता है तो वो किस प्रकार से होता है उसको हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने कभी प्लांट सेल देखी है? ठीक है, कि सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से हम सेल पढ़ते आ रहे हैं। सेल को हम नॉर्मली इस प्रकार से लिखते हैं, प्लांट सेल को हम डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि इस पर एक तो क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, और एक क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन होती है। दो चीजें हैं, क्लियर है? अब देखो, जो सेल वॉल होती है ना, वो तो आपके क्या होती है? इसको हम कहते हैं परमिएबल। ठीक है, कैसी है दोस्तों? परमिएबल है। क्या ये परमिएबल है? परमिएबल का मतलब समझते हो? ना तो ये न्यूट्रिएंट्स को रोकेगी और ना ही ये जल को, पानी को रोकेगी, किसी को नहीं रोकेगी। ये सबको अलाउ कर देगी कि आओ और कोशिका के अंदर घुस जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई? तो ये क्या है? परमिएबल है। लेकिन ये क्या है? सेमी परमिएबल है। कैसी है दोस्तों? सेमी परमिएबल है। सर ये सेमी परमिएबल का कंसेप्ट क्या है? तो सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि ये कुछ चीजों को अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती है।
ठीक है। अलाउ किसको करती है, तो ये जल को अलाउ कर देगी, H2O वाटर को अलाउ कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये किसको अलाउ नहीं करेगी दोस्तों, ये न्यूट्रिएंट्स को अलाउ नहीं करती है। किसको नहीं करेगी, न्यूट्रिएंट्स को। तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ आकर रुक गए, ठीक है, पानी तो अंदर जा रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स यहाँ आकर रुक गए। तो न्यूट्रिएंट कैसे जाएंगे, इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पर कैरियर कंसेप्ट काम करेगा। होता क्या है, तो मान लो ये कोशिका है, वो कोशिका का केंद्रक है। अब कोशिका के यहाँ पर क्या चारों ओर क्या है, आपका सेल शेप है, कोशिका द्रव्य है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें एक प्रोटीन होती है जिसको हम कह रहे हैं कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। क्या सीपी लिख दूं इसको, मैं डायरेक्ट सीपी लिख देता हूं, सीपी का मतलब कैरियर प्रोटीन। अब देखो ये जो कैरियर प्रोटीन है ये मिलती है एटीपी के साथ, एटीपी टूटेगा, ठीक है, एटीपी क्या होगा, टूटेगा, और ये बनाती है सीपी प्लस पीआई, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने, प्रोटीन और पीआई। पीआई का मतलब होता है ये जब टूटता है ना दोस्तों, तो एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट एंड पीआई, पीआई का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दो भागों में टूटता है, एटीपी एडीपी में और पीआई में। पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किससे आकर मिल गया, कैरियर प्रोटीन से, और इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया कैरियर प्रोटीन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर क्या बन गए, एक जगह जुड़ गए। ऐसा होने के बाद में ये कोशिका से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कोशिका से बाहर आ गए। अब ये कोशिका से बाहर आने के बाद में, क्योंकि कोशिका के बाहर पोटेशियम आयन भी है, कैल्शियम आयन भी है, ठीक है, कई प्रकार के आयन यहाँ पर मौजूद है, तो उनमें से ही किसी एक आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। अगेन इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जो फॉस्फेट समूह होता है ना दोस्तों, इस पर ऋणावेश होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके क्या कर लेती है दोस्तों, अपने में जो है ऐड कर लेती है, जोड़ देती है। तो यहाँ पर एक और नई संरचना बन गई जिसको हम कह रहे हैं पी के, ठीक है, यहाँ पर आयन के रूप में मैं के लिख रहा हूं। ये क्या करेगी, अब क्योंकि इस प्रोटीन के साथ में जुड़ी हुई है, ये जो आयन है प्रोटीन के साथ में जुड़ चुका है, इसका मतलब अब इसको सेल वॉल जो है वो नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी, जाने देगी, क्योंकि आया था तभी नहीं रोकी, तो जाएगा तब कैसे रोकेगी, ठीक है। तो ये आसानी से क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद में एक फोस्फेटेज नाम का एंजाइम होता है। क्या होता है दोस्तों, फोस्फेटेज नाम का एंजाइम होता है, उसके साथ में ये सब आकर जुड़ते हैं, और जुड़ते ही क्या करता है, वो इन सब को तोड़कर अलग कर देता है, यानी कि कैरियर प्रोटीन अलग हो गई, पीआई अलग हो गया, और पोटेशियम आयन अलग हो गया। इस प्रकार से आयन क्या हुआ आपका दोस्तों, अंदर पहुंच गया, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया सिंपल प्रक्रिया होती है, कैरियर प्रोटीन एटीपी का यूज करेगी और खुद एक्टिव हो जाएगी, यानी कि जो पीआई है आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको जोड़ लेगी, कॉम्प्लेक्स बना लेगी। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में ये बाहर जाएगी, बाहर जाकर पोटेशियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी, जुड़ने के बाद में अंदर आएगी। अंदर जो आपका ये है कोशिका द्रव्य है, उसमें फोस्फेटेज नाम का एक एंजाइम है, वो तोड़ देगा कैरियर प्रोटीन को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को और आयन को, इनको अलग कर देगा, और अलग होने के बाद में ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते हो जाएंगे, ठीक है। ये दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देगी, नया एटीपी ढूंढेगी, उससे क्रिया करेगी और खुद एक्टिव हो जाएगी, फिर कोशिका से बाहर जाएगी, दूसरा आयन पकड़ेगी, उसको लेकर आएगी। इस प्रकार से ये अपना कंटिन्यू काम करती रहेगी, और इस प्रकार से आयन अंदर आते रहेंगे, कोशिका में प्रवेश करते रहेंगे। तो यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम हुई आपको, ये बेसिक कंसेप्ट है किसका, कैरियर कंसेप्ट के रूप में, या हम कह सकते हैं कि कैरियर थ्योरी के रूप में, कैरियर प्रोटीन थ्योरी के रूप में, ठीक है, ये चीज है। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम, जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। और ये जो है आपके साइटोक्रोम से के बाद में आया हुआ थ्योरी है, ठीक है। जो साइटोक्रोम पंप थ्योरी है ना, उसमें कुछ बुराइयां हैं, क्या है, कुछ बुराइयां हैं, यानी कि हम कुछ लिमिटेशंस मान के चलते हैं कि वो सही ढंग से हर जगह काम नहीं करती है, लेकिन ये हर जगह काम करती है, ये ज्यादा एक्यूरेट है उसके बजाय, ठीक है। इसलिए इसको हम पहले पढ़े हैं, और यहाँ पर क्योंकि इससे
इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इससे क्या बनते हैं दोस्तों, क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं, इसलिए इस चीज का आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जिसको समझ में नहीं आया हो वो एक बार कमेंट कर दो, मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं दूसरी थ्योरी पे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं, है ना, यहाँ स्टार्टिंग से समझ लेते हैं, फिर जो है साइटोक्रोम की बात करेंगे। मिनरल अपटेक प्रोसेस बाय विच मिनरल्स एंटर प्लांट सेल वॉल द्वारा एंटर होता है, यूजुअली फॉलोइंग द सेम पाथवे, कुछ पाथवे जो है यहाँ पर फॉलो करते हैं। प्राइमरी एंट्री पॉइंट क्या है, रूट्स, ठीक है, सबसे पहले रूट्स के द्वारा ही एब्जॉर्प्शन होता है, तो प्राइमरी जो एंट्री पॉइंट है वो आपका रूट्स है। इसके बाद में आ जाता है मूवमेंट विद इन द प्लांट, प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों, जाइलम के द्वारा। मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होती है कीमोओस्मोटिक द्वारा। ये कीमो का मतलब होता है केमिकल्स का उपयोग। अब कैरियर प्रोटीन जो है एक तरह का केमिकल ही तो है भाई, प्रोटीन क्या होती है, एक तरह का केमिकल ही होता है, ठीक है। तो प्रोटीन मिलकर क्या करती है, ओस्मोटिक यानी कि ओस्मोसिस की प्रोसेस करवाती है प्रोटीन मिलकर, ठीक है। तो वो काम हो रहा है, इसलिए इसको हम जो है केमियो ओस्मोटिक क्या बोल रहे हैं, मैकेनिज्म बोल रहे हैं। आयन फॉर्म एब्जॉर्प्शन, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि प्लांट्स क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट को आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी ना किसी आयन के द्वारा एक्सचेंज होते हैं। अभी हम बात करेंगे H+ बाहर आएगा, पोटेशियम अंदर जाएगा, ठीक है। तो किसी आयन के द्वारा एक्सचेंज होते हैं, इसलिए इनको खुद को भी क्या बनना पड़ता है, आयन बनना पड़ता है, इसलिए आयनिक फॉर्म में होते हैं। These ion have difficulty to cross the charge plasma membrane, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस करने में, उसको उसके अंदर जाने में इन आयंस को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा था सेमी परमेबल होती है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, ये अलाउ नहीं करती है कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता ऐसे ही, ठीक है, जल के अलावा कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो उस चीज को समझने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको अलाउ नहीं करती है, तो फिर क्या होता है, तो फिर आपके प्रोटीन जो है एक्सचेंज थ्योरी यहाँ पर काम करती है, प्रोटीन कैरियर थ्योरी यहाँ पर काम करती है। तो यहां से हम एब्जॉर्प्शन के दो मेथड पढ़ेंगे। पहला हम एक्टिव पढ़ रहे हैं, जिसमें रिक्वायर होती है एनर्जी की, डिपेंड होता है एटीपी पे, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत काम करता है, कैसे काम करता है, अगेंस्ट काम करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर उल्टा चल रहा है, ठीक है। इन्वॉल्व होती है कैरियर प्रोटीन और पंप थ्योरी, अभी हम बात करेंगे ये जो दो थ्योरी जिसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। एक तो कैरियर प्रोटीन जिसको हमने अभी समझा, और साइटोक्रोम पंप थ्योरी इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं अपटेक ऑफ पोटेशियम और कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन यूजिंग एटीपी ड्राइवन पंप थ्योरी। एटीपी ड्राइवन का मतलब हो गया एटीपी के द्वारा, ठीक है, एटीपी के द्वारा, यानी कि एटीपी खुद फोर्स करता है, क्या करता है, फोर्स करता है किसको, पोटेशियम कैल्शियम या फॉस्फेटेज आयन को अंदर लेने के लिए, अपटेक करने के लिए, ठीक है। तो वो आपको ध्यान यहाँ पर देना है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है फोर्स, जो पैसिव फोर्स वो एब्जॉर्प्शन है उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चीजें जाती है, यानी कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम करती है, अलोंग विथ, ठीक है, यानी कि ये साथ में काम करती है और ये अगेंस्ट में काम करती है, ठीक है। इसके बाद में थ्रो द डिफ्यूजन और आयन जो है ये किसके द्वारा, या तो डिफ्यूजन के द्वारा या आयन चैनल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ NO3- कैल्शियम माइनस थ्रू फैसिलिटेट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद में इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि आपका मास फ्लो हो गया, डिफ्यूजन हो गया, रूट इंटरसेप्शन हो गया, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी हो गया, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी हो गया और डोनन इक्विलिब्रियम हो गया। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके पैसिव के एग्जांपल हैं। तो एक्टिव में कौन से एग्जांपल है, एक्टिव में दो ही है, एक तो कैरियर कंसेप्ट है और दूसरा साइटोक्रोम थ्योरी है, ठीक है। इन दोनों की बात हम आज कर लेंगे और इनकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में, इन सब की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये ज्यादा इजी है, ठीक है, ये ज्यादा इजी है बजाय उनके, तो उनको पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, देखो कैरियर कंसेप्ट या थ्योरी ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें देखो एक
कैरियर प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये कैरियर प्रोटीन क्या करवाती है, सेल मेम्ब्रेन को पार करवाने में मदद करवाती है, ठीक है। अभी मैं कह रहा था कि अंदर आने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन से पहले जुड़ना जरूरी होता है, ऐसे डायरेक्ट अलाउ नहीं करती है। तो वही बात है, जो कैरियर प्रोटीन है उसका काम यह है कि ये ट्रांसपोर्ट कराएगी आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दूसरा, एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर होती है, ये बातें हमने पहले ही देख ली। हाइड्रोलाइसिस जो होता है एटीपी का, उसमें क्या होता है, एडीपी बनती है और पीआई बनता है। पीआई का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज, रिलीज करती है एनर्जी फ्रॉम आयन ट्रांसपोर्ट। कहां करती है दोस्तों, आयन ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिलीज करती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आता है आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। होता क्या है कि कुछ जो आपके कैरियर होती है, कुछ कैरियर प्रोटीन होती है, वो आयंस का एक्सचेंज भी कर लेती है, ठीक है। आयन का क्या कर लेती है, एक्सचेंज भी कर लेती है। जहां पर हम ये कहते हैं, मान लो हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन बाहर रह जाएगा और पोटेशियम क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा कैरियर से जुड़ के, ठीक है, कैरियर प्रोटीन से जुड़कर। या मान लो दो जो प्लस है, दो हाइड्रोजन है, वो बाहर रह जाएंगे और एक कैल्शियम का आयन अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से भी एक्सचेंज भी होता है। इसके बाद में रोल ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्या रोल है, तो ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम है ये आपका स्प्लिट करता है, तोड़ता है फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है। यानी कि जो आपका एटीपी होता है, जो आपकी कैरियर प्रोटीन है और साथ में जो आयन है, इन सबको अलग करने का काम किसका है, फॉस्फेटेज एंजाइम का, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टेप्स की बात करें तो यहां पर ध्यान देना है, जो स्टेप्स है, सबसे पहले कैरियर प्रोटीन किसके साथ गई, एटीपी के साथ। एटीपी एडीपी के रूप में टूट गया और पीआई, पीआई भी लिख सकते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इसके साथ में जुड़ जाता है। इसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स बन गया और आयन के साथ मिलकर इन्होंने क्या बना लिया, आयन प्रोटीन, वो प्रोटीन फॉस्फेट आयन कॉम्प्लेक्स बना लिया, यानी कि तीनों चीजें जुड़ गई। ये कोशिका से बाहर चल रही है ये प्रक्रिया। उसके बाद में जो ये कॉम्प्लेक्स है ये अंदर आ जाता है और अंदर किसकी वजह से, जो फॉस्फेटेज एंजाइम है, ठीक है, ये फॉस्फेटेज एंजाइम क्या कर देता है, इनको अलग अलग तोड़ देगा तीनों को अंदर आने के बाद में, ठीक है। और अंदर आने के बाद में ये सब खुद खुद का काम करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक तो आयन होता है वो तो कोशिका के अंदर पहुंच जाता है, एटीपी होता है उसका काम पूरा हो जाता है, यानी कि वो यूज हो जाता है। और जो कैरियर प्रोटीन है वो यहाँ भी सेम रहती है और यहाँ भी सेम रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। वो तो एटीपी को यूज में लेती है, आयन को अंदर लाती है और अपना काम कंप्लीट करके मान लेती है कि हाँ मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो यूज होता है वो किसका होता है, एटीपी का होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं में किसकी जरूरत होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। आई बात समझ में। इसलिए हम इसको जो है एनर्जी वाली या एक्टिव प्रोसेस में या एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस में समझ रहे थे। इसके बाद में आ जाता है साइटोक्रोम पंप थ्योरी। कौन सी थ्योरी है दोस्तों, साइटोक्रोम पंप थ्योरी। ये आपकी वैसी की वैसी है, कैरियर जो है उसी की तरह की होती है। वहां पर हम कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम साइटोक्रोम नाम की एक प्रोटीन की बात करेंगे। ये भी क्या होती है दोस्तों, एक तरह की प्रोटीन ही होती है। साइटोक्रोम भी क्या होती है, प्रोटीन ही होती है, जिसमें साइटोक्रोम ए बी सी, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार के साइटोक्रोम होते हैं। तो ये जो साइटोक्रोम प्रोटीन है ना, ये क्या करती है, देखो पहली बात तो ये प्रक्रिया जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसकी आंतरिक झिल्ली होती है उसमें ज्यादा चलती है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के द्वारा मोटिवेट होने वाली प्रक्रिया है। किसके द्वारा दोस्तों, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपने सुना होगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद में क्रेब्स चक्कर होता है, उसके बाद में ईटीसी चक्कर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन वाली जो प्रक्रिया है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इस मेम्ब्रेन में होती है, झिल्ली में, ठीक है। किसमें होती है, मेम्ब्रेन में होती है। तो ये जो यहाँ पर होने वाली प्रक्रिया है, इस मेम्ब्रेन के अंदर होने वाली जो प्रक्रिया है, ये क्या करती है, ये सिंपली जो है यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोटॉन। और वो प्रोटॉन बाहर आकर क्या करते हैं, वो किसी भी आयन को एक्सचेंज करके चले जाते हैं, यानी कि H+ बाहर आ जाएगा और पोटेशियम अंदर चला जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया चलेगी और इसमें जो है सहायता कौन करेगा,
तो जो आपका साइटोक्रोम प्रोटीन है वो इसमें सहायता करता है। ठीक है, तो इस चीज को अब समझ लो। क्रोमोसोम पंप थ्योरी एक्सप्लेन करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन को। ठीक है, एक्टिव यानी कि एनर्जी की जरूरत हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, आयंस का ट्रांसफर हो रहा है किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, यूजिंग क्रोमोसोम प्रोटीन। यहाँ पर जो वो साइटोक्रोम प्रोटीन, यहाँ पर जो प्रोटीन काम में ली जा रही है वो कौन सी है, साइटोक्रोम प्रोटीन है। एटीपी एनर्जी, और एनर्जी के रूप में एटीपी का यूज हो रहा है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये जो है आप इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना, ये इन्होंने दिया था। ठीक है, ये आप इसको देख लेना, मेरी जबान से ये सही ढंग से निकलता नहीं है तो आप इसका नाम पढ़ लेना। एंड इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, तो इसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पंप थ्योरी, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया भी होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, मुख्य रूप से रिडक्शन वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया होने की वजह से इसमें हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेज पंप थ्योरी भी हम कहते हैं। आई बात समझ में, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। यदि हम इसमें बातें करें सबकी कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, तो जो साइटोक्रोम है वो एक तरह की प्रोटीन है और वो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करती है। आर इलेक्ट्रॉन कैरियर देयर द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के समय इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है। क्रिएट एन एनर्जी ग्रेडियंट फॉर आयन ट्रांसपोर्ट, जो है एनर्जी ग्रेडियंट यानी कि कमी, एनर्जी की क्या करती है, कमी महसूस करवाती है। ठीक है, इसके बाद में एटीपी एनर्जी रिक्वायर, एटीपी इज रिक्वायर्ड टू द पंप आयन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हमें क्या करना है, कुछ चीजों को पंप करना है, उनको धकेलना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जो आयन आर ट्रांसपोर्ट अलोंग साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है क्या होता है, चलता है, उसके वजह से आयंस भी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बाद में आता है H प्लस आयन एक्सचेंज, और मुख्य रूप से जो H प्लस आयन जो प्रोटॉन है वो एक्सचेंज करता है पोटेशियम और सोडियम आयंस को। ठीक है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, मेंटेन करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। होता क्या है, जैसे मान लो ये सेल वॉल है, वो मेम्ब्रेन है, तो जो H प्लस होता है ना वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कमी हो गई H प्लस की, पॉजिटिव आयंस की कमी हो गई, तो कोशिका बाहर से पॉजिटिव आयन लेना चाहेगी, तो ये जो है ये इसकी जगह फिर अपनी पोटेशियम आयन और सोडियम आयन जो है इसकी जगह फिल करने के लिए अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, और इसमें भी जो है आपकी किसकी मदद मिलती है, इसमें भी आपके साइटोक्रोम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म दिए हुए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेशन एंजाइम मूव थ्रू द साइटोक्रोम, साइटोक्रोम द्वारा जो है, साइटोक्रोम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, BCA3 ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटॉन मूवमेंट, प्रोटॉन्स का क्या होता है, H प्लस आयंस का मूवमेंट होता है, ये कोशिका से बाहर चले जाते हैं और क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कमी क्रिएट करते हैं, अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी H प्लस आयंस की। यहाँ पर क्या होगा, आयन ट्रांसपोर्ट, दिस ग्रेडियंट, उस ग्रेडियंट की वजह से अलाउ आयन पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम माइनस आयन एंटर इन द सेल थ्रू द चैनल्स, चैनल्स के द्वारा क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। ठीक है, कुछ चैनल्स होती है छोटी छोटी, जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें पाई जाती है, उन चेन से क्या होती है, उन चैनल से क्या होता है, अंदर आ जाती है ये वाला आयंस। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, एटीपी यूटिलाइजेशन, और इसमें जो है अगेंस्ट जाने के लिए, ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एटीपी का यूज हो जाता है। ठीक है, इन दोनों ही चीजों में आपके एक कॉमन चीज है। ठीक है, ये तो नेक्स्ट हम क्लास में बातें करेंगे। इनमें दोनों में कॉमन चीज एक ये है कि दोनों में एटीपी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दोनों में प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, उसमें कैरियर प्रोटीन कह रहे हैं, इसमें साइटोक्रोम प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, और दोनों में ही जो है मुख्य रूप से आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि आयन अंदर आते हैं और कुछ आयन बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से जो है प्रक्रियाएं चल रही है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर यदि आप डायग्राम के साथ चीजें समझाना चाहते हो तो डायग्राम यहाँ पर दिए हुए नहीं है, मैं ऐड करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इन दोनों चीजों के जो डायग्राम है वो मैं आपको ऐड करवा दूंगा। ठीक है, फिर जो है ये
पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। इससे पहले ये जो नेक्स्ट क्लास है इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इस पीडीएफ को अपलोड करेंगे, इसको थोड़ी सी एडिट करके इसमें डायग्राम भी ऐड कर देंगे। यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दिया करो, नंबर्स जो हमारे दिए हुए हैं उन पे जो है आप फोन कर दिया करो, ठीक है। कोई भी कमेंट या फोन कर दिया करो, सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।